हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हवा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ साथ जेई पे जीत सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट ऑन 3। तो आपने देखा है कि कैसे हमने रेट ऑफ चेंज एज वेल एज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स को अच्छे से समझ के उसके सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो अब हम आज बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की इन डिटेल, कि कैसे कौन से फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं, कौन से फंक्शन में हम कैसे उसके इंटरवल्स चेक करेंगे जिसमें वो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा एंड सो ऑन। राइट, तो बिना टाइम वेस्ट के यस, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन डू इट टुगेदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है मोनोटोनिक फंक्शन। तो यहाँ ये जो नाम आया है मोनोटोनिक, इससे कुछ आपको समझ में आ रहा है? कोई एक वर्ड यहाँ से कुछ मिलता जुलता मीनिंग कहीं से कुछ दिमाग में आ रहा है? ऑफ कोर्स सारे बच्चों को ये आ रहा होगा, मोनोटोनिक दैट मीन्स मोनोटोनस, इजंट इट? दैट मीन्स बोरिंग। बट एक्चुअल में ये जो फंक्शन है ना, वो बोरिंग बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसके नाम में वैसा टर्म जरूर आ रहा है, बट यहाँ पे हम मोनोटोनस से ज़्यादा अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं एज मोनो प्लस टोन, दैट मीन्स सिंगल टोन। समझ रहे हो बात को? दैट मीन्स सिंगल टोन का मतलब क्या हुआ इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम बात कर रहे हैं किसी फंक्शन की, तो सिंगल टोन यहाँ पे, मोनोटोन यहाँ पे समझा रहा है कि सेम टाइप का, दैट मीन्स सिंगल नेचर होगा इस फंक्शन में। इसका मतलब क्या हो गया कि सिंगल नेचर है, इसका मतलब या तो फंक्शन अपना ऐसे बढ़ता जाएगा या तो फंक्शन ऐसे घटता जाएगा। राइट, ऐसा नहीं कि फंक्शन ऐसे बढ़ा फिर घटा, बढ़ा घटा, इस तरह से हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव वाली जो जिंदगी है ना, वो मोनोटोनिक फंक्शन में नहीं दिखने को मिलेगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इसका मतलब बस ये समझ लो कि मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब ही यही होता है। ये आया है वर्ड मोनो प्लस टोन से, इसका मतलब सिंगल टोन, इसका मतलब सिंगल नेचर, दैट मीन्स एक जैसा नेचर। इसीलिए कुछ बच्चे इसको कोरिलेट करते हैं बोरिंग, जिसमें एक जैसा ही चलता जा रहा है। राइट, तभी तो मजा है ना जब लाइफ में कुछ चेंजेस आए। राइट, अगर आप स्टार्टिंग से लेके एकदम टॉप ही करते जा रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा टॉप करने की खुशी क्या होती है। उन बच्चों से पूछो जिन्होंने ऊपर में जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। दैट मीन्स जब वो क्लास 1 में थे तो टॉप कर रहे थे, उसके बाद 2 में आए तो थोड़े कम, 3 में ज़्यादा, 4 में, 5 में, इस तरह से उनकी लाइफ में जो ग्राफ में चेंजेस आती है ना, उनसे पूछो उनको कितना मज़ा आता है। हर टाइम ऐसा लगता है अब क्या होगा। राइट, तो वैसे ही समझ लो कि सिंगल टोन मतलब जब सेम तरह का नेचर होगा अपने फंक्शन में, अपने ग्राफ में, तो मतलब वो समझ लो कि फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक फंक्शन है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात है मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में कि लेट अस अज्यूम मैंने एक फंक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया कुछ इस तरीके का। ठीक है, ऐसा ड्रॉ किया और फिर एक इस जगह पे एक कांस्टेंट टर्म आ गया। राइट, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो fx है, और यहाँ पे सोचो कि मैंने इंटरवल डिफाइन कर दिया है, a है इस जगह पे मैंने b बोल दिया, और ये इस जगह पे मैंने c बोल दिया। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है अपना। राइट, अब अगर मैं पूछूं कि व्हाट अबाउट दिस fx, क्या ये मोनोटोनिक फंक्शन है, तो क्या होगा आपका आंसर? टेल मी, देख के बताओ यहाँ पे कि क्या ये एक जैसा बिहेवियर रख रहा है। अगर मैं पूछूं इस पूरे फंक्शन fx के बारे में इन द इंटरवल a to c, ठीक है, तो a to c में ये किस तरह का नेचर शो कर रहा है? a से b तक तो ये इंक्रीज कर रहा था कंटिन्यूस, उसके बाद जैसे ही b पे पहुंचा, b से लेके c तक में ये पूरे टाइम ना कांस्टेंट रहा। राइट, इसका मतलब यहाँ दो नेचर देखने को मिल रहा है। एक बारी तो इंक्रीजिंग दिख रहा है, उसके बाद कांस्टेंट दिख रहा है। तो जब यहाँ पे दो नेचर है तो ऑफ कोर्स हम क्या बोलेंगे यहाँ कि दिस फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक। तो यहाँ पे द फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक वी कैन से। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, नॉट मोनोटोनिक, करेक्ट, डन। अब अगर मैं इसी फंक्शन के बारे में पूछूं कि अगर फंक्शन के बारे में बताओ कि अगर मैंने इंटरवल a to b रखा है तो क्या फंक्शन मोनोटोनिक है? ऑफ कोर्स आप बोल दोगे हाँ, या तो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, सो दिस इज यस मोनोटोनिक। राइट, अब एक और क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ कि ये जो फंक्शन, सेम फंक्शन fx है जिस ग्राफ को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, अगर इसके बारे में मैं पूछूं कि b से लेके c के बीच में फंक्शन का नेचर क्या है, क्या ये मोनोटोनिक है b से c के बीच में? सोच के बताओ।
यस ऑफ कोर्स इट इज। ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स एक जैसा ही बढ़ रहा है, यहाँ तो कोई और नेचर नहीं दिख रहा है ना, एक जैसा ही। चाहे b पे ले लो b+1 b+2 व्हाटएवर, मतलब b+h कोई भी वैल्यू ले लो आप, b से c के बीच में हर जगह वैल्यू एक ही वैल्यू दे रही है, दैट मीन्स कांस्टेंट। और कांस्टेंट फंक्शन को हम जब भी प्लॉट करते हैं तो ऐसे ही तो एक स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं, तो नेचर कहाँ चेंज होता है, नहीं होता ना चेंज। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो मोनोटोनिक फंक्शन, गॉट दिस। तो ये भी क्या हो गया अपना मोनोटोनिक फंक्शन। दैट मीन्स सिंपल सा फंडा है भाई, जब भी एक तरह का नेचर होगा, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, आप बोल सकते हो द फंक्शन इज मोनोटोनिक। नाउ टेल मी कि अगर मैं इसी फंक्शन में थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, हर टाइम इंक्रीजिंग ले रही हूँ भाई, डिक्रीजिंग बंदा अपना गुस्सा हो गया, तो चलो इसी में मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करके इस फंक्शन को ड्रॉ करती हूँ। और यहाँ के बाद सी पॉइंट के बाद मैंने फंक्शन का नेचर कुछ इस तरह से दिखाया और यहाँ पे पहुँच गए हम डी पे। नाउ टेल मी, अगर सेम फंक्शन एफ एक्स के बारे में मैं पूछूं कि सी से डी के बीच में क्या ये फंक्शन मोनोटोनिक है? यस ऑफ कोर्स द आंसर विल बी यस, बिकॉज यहाँ फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो डिक्रीज कर रहा है दैट मीन्स एक ही नेचर शो कर रहा है, सो दैट मीन्स सी से लेके डी के बीच में फंक्शन यहाँ पे भी मोनोटोनिक है। बट यही मैं अगर कुल मिला के इस फंक्शन के बारे में पूछ लूँ कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है और अगर मैंने इंटरवल लिया है ए से लेके डी के बीच में, तो क्या ये फंक्शन मोनोटोनिक है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मल्टीपल टोन दिखने को मिल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ मोनोटोनिक फंक्शन इन द इंटरवल ए टू डी, सो नॉट मोनोटोनिक हो जाएगा। क्लियर? अब समझ में आ रही बात कि मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, राइट? अंडरस्टूड द मीनिंग। तो ये सारा कुछ कहानी था अपने मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में। एक और कहानी है जो यहाँ आपको समझनी है और उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं यहाँ डिटेल में कि अगर मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बना दिया, ठीक है, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे जो पॉइंट ए था, ठीक है, बी तक यहाँ पे नेचर चला कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब दैट मीन्स इंक्रीजिंग फॉर्म में चल रहा है। बी पे क्या हुआ ना, हमारे पास फंक्शन में आया एक जंप, राइट। यहाँ फंक्शन बी पे इस पॉइंट पे अनडिफाइंड हो गया, बट पॉइंट ले लिया यहाँ पे। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम ये अगर हमारे पास पॉइंट था, लेट अस अज्यूम बी के रेस्पेक्ट में मैंने कैपिटल बी बोल दिया है और ये मैंने बोल दिया है यहाँ पे सी, कैपिटल सी, डन। तो अब अगर मैं इस पॉइंट से बता रही हूँ कि नेचर जो है फंक्शन का वो कुछ इस तरीके का जा रहा है और यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं, तो यहाँ ये स्ट्रेट लाइन मत समझ लेना कि ग्राफ का फंक्शन है, बस मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपको दिखा के बताया है कि दिस इज द नेचर। दैट मीन्स यहाँ तक हम स्टॉप कर रहे हैं, इसके बाद हम डिफाइन नहीं कर रहे, करेक्ट। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस फंक्शन के बारे में पूछूँ आपसे कि क्या ये फंक्शन मोनोटोनिक है, तो क्या होगा आंसर? मोनोटोनिक का बस एक सीधा सा फंडा है, सिंगल नेचर मोनोटोन। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टोन होगा, एक ही नेचर होगा, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज या तो कांस्टेंट। यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं फंक्शन के इंटरवल के बारे में पूछूं कि यहाँ पे जो फंक्शन है इसको भी मैंने सोचो कि एफ एक्स से ही डिफाइन किया है और फंक्शन के बारे में मैंने आपसे पूछा कि ए से सी के बीच में आपको बताना है। नाउ टेल मी, सिर्फ मैंने ये पूछा है, कंटिन्यूटी नहीं पूछा है कि आप बोल दोगे भाई ये डिसकंटिन्यूअस है। मैंने बस पूछा है कि क्या ये फंक्शन डी पॉइंट पे ही हमें वैल्यू फिर से यही मिल रही है जो कि सी वैल्यू है, ठीक है ना? ओके, गॉट इट। बी पॉइंट पे हमें ऐसा नहीं कि वैल्यू डिफाइंड नहीं है। फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करूँ तो इस फंक्शन से डिफाइन करूंगी ए से बी ओपन इंटरवल में, और बी क्लोज्ड एंड सी क्लोज्ड तक मैं दिखाऊंगी इस फंक्शन से, ठीक है? गॉट द आइडिया? दैट मीन्स अगर ये f1x है, ये f2x है और इस पूरे को मिला के मैं अगर gx बोलूँ तो फंक्शन आपको अगर यहाँ पे fx के लिए मैं पूछ रही हूँ तो यू हैव टू टेल मी कि a से c के बीच में फंक्शन क्या है अपना, क्या ये मोनोटोनिक है? तो आप क्या बोलोगे? यस द फंक्शन इज मोनोटोनिक। व्हाई? टेल मी। बिकॉज यहाँ नेचर जो है इस जगह से यहाँ तक भी इंक्रीजिंग ही था और बी से सी में भी इंक्रीजिंग ही है। दैट मीन्स थ्रू आउट ए से सी के बीच में कहीं पे भी फंक्शन ऐसा नहीं दिखा कि इसने दो टोन लिए हैं। नेचर कैसा था? इंक्रीजिंग ही था। भले ही उसने यहाँ पे ब्रेक लिया बट फिर से वो क्या हो गया, इंक्रीजिंग फॉर्म में ही चल गया। अंडरस्टूड? समझ में आ रही है बात? यस, तो दिस इज द मोनोटोनिक फंक्शन। बट यही अगर मैं इस केस में फंक्शन का नेचर थोड़ा और कलर चेंज करूं, लेट अस अज्यूम मैंने फंक्शन कुछ इस तरह से बनाया। यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड था, ठीक है? तो सेम ए से लेके मैंने बी तक में डिफाइन किया। अब बी पे फंक्शन इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से मैंने इस तरह से दिखा दिया। नाउ टेल मी,
अब मैंने अगर आपसे पूछ डाला यहाँ कि टेल मी क्या ये फंक्शन जो है वो जो डिफाइन किया है मैंने एफ एक्स से, ठीक है, एफ एक्स के बीच में दो फंक्शन है f1x f2x, इस तरह से लेट अस अज्यूम, ठीक है। अब फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है तो क्या होगा बताओ मुझे। यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर मैंने फंक्शन के बारे में पूछा है सो ए से बी के बीच में नेचर क्या है, इंक्रीजिंग, और बी से सी के बीच में नेचर क्या है, इंक्रीजिंग। नाउ टेल मी कि क्या ये मोनोटोनिक फंक्शन है। अगर आपका आंसर यस है देन इट इज रॉन्ग। व्हाई, टेल मी, सोचो जरा ध्यान से। बिकॉज जैसे ही हम बी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर बी पॉइंट पे जो फंक्शन ले रहा था पहले ज्यादा वैल्यू, अब उस फंक्शन ने कम वैल्यू पकड़ लिया है। कैन यू सी दिस, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर बी पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट हमें मिला है जहां फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो अगर मैं आगे बढ़ूं, दैट मीन्स आप खुद मुझे बता दो कि अगर बी पॉइंट पे मैं चेक करूं तो चलो यहाँ पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, बट लेट अस अज्यूम बी से जस्ट पहले अगर मैं b-1 पे चेक कर रही हूँ और b+1 पे चेक कर रही हूँ तो क्या दिख रहा है, जहाँ पे b-1 पे वैल्यू जो है वो ज्यादा है वहीं b+1 पे वैल्यू हमें कम दिख रही है। दैट मीन्स क्या फंक्शन यहाँ इंक्रीजिंग बोला जाएगा, नहीं, राइट। यहाँ फंक्शन का नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है दोनों ही इंटरवल में, बट अगर पूरे इंटरवल में हम चेक करें तो थोड़ी देर के लिए जो इंक्रीजिंग दिख रहा था अब उसी की अगर वैल्यू से मैं कंपेयर करूँ तो ग्राफ का नेचर कैसा हो जा रहा है, डिक्रीजिंग फॉर्म में। वहां से तो डिक्रीज ही हुआ है ना। दैट मीन्स इन दिस केस जब भी अपने पास जो डिसकंटिन्यूटी होती है और वो जंप कुछ इस तरह से करती है कि वैल्यू वो लेस में चली आए तो वहां पे हम बोलेंगे दैट फंक्शन इज करेक्ट, नॉट मोनोटोनिक। अंडरस्टूड द आइडिया, क्या डिफरेंस है यहाँ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नॉट मोनोटोनिक। गॉट इट, अंडरस्टूड। तो यही एक डिफरेंस है यहाँ पे जहाँ आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि कहाँ पे फंक्शन अपना मोनोटोनिक कहलाएगा और फंक्शन कहाँ पे नॉट मोनोटोनिक कहलाएगा। तो देखो डिसकंटिन्यूज में भी हम बोल सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी के फॉर्म में भी हम बोल सकते हैं कि फंक्शन मोनोटोनिक हो सकते हैं, बट कब, जब जंप करके वो फिर से इंक्रीजिंग फॉर्म में ही चले। यहाँ पे भी इंक्रीजिंग फॉर्म में है बट यहाँ क्या है, वैल्यूज डिक्रीज हो गई है, जैसे ही डिक्रीज में आएगा फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक इन दिस फॉर्म। गॉट इट, अंडरस्टूड, समझ में आ रही है बात, यस। तो अगर ये सारा कुछ समझ गया हो तो चलो थोड़ा सा और अब डिटेल में डिस्कस करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ और नेचर के बारे में। तो अब देखो हमने भी पूरा मोनोटोनिक फंक्शन समझ लिया। अब मोनोटोनिक में ये क्या क्लियर हुई बात कि आपको अगर हम मोनोटोनिक के बारे में बोल रहे हैं दैट मीन्स अगर सिर्फ और सिर्फ इस तरह से इंक्रीज कर रहा है फंक्शन या तो सिर्फ अगर इस तरह से डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, इट इज नॉट कंपल्सरी कि बस इसी तरीके से इंक्रीज करे और डिक्रीज करे, ये इस तरह से भी इंक्रीज कर सकता है, ये इस तरह से भी डिक्रीज कर सकता है, इट टोटली डिपेंड्स। इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे कि कब इस तरह का ग्राफ बनेगा और कब इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो डरना बिल्कुल मत, अभी बस कंटिन्यूस फॉर्म में अब चलते जाओ आगे, क्लियर। तो अगर हमारे पास इस तरह के फंक्शन है तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दैट दिस इज मोनोटोनिक, ठीक है, दिस इज ऑल्सो मोनोटोनिक। बट मोनोटोनिक के साथ ये किस तरह का फंक्शन है, मोनोटोनिक का मतलब सिंपल, अगर सिर्फ मैं पूछूं आपसे कि मोनोटोनिक का मतलब क्या है तो आप क्या बोलोगे, सिंगल नेचर, राइट। दैट मीन्स आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बट जैसे ही मैं ये ग्राफ दिखा के बोलूं तो आप क्या बोलोगे, आप यहाँ बोलोगे दैट दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, बिकॉज यहाँ वैल्यू क्या हो रही है, दिख रहा है ना कि इंक्रीज कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, यस। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, दैट दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन मोनोटोनिक है बट दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। गॉट इट, यहाँ क्या दिख रहा है, ये भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इजंट इट, बट यहाँ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस। इसका मतलब कुल मिला के अगर मैं मोनोटोनिक, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में लिखना चाहूँ तो क्या यहाँ पे आपको आइडिया लग रहा है दैट जब भी मैं बात कर रही हूँ मोनोटोनिकली, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका क्या मतलब सेम नहीं है ऐसे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो, और ये जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन में बात कर रही हूँ इसका मतलब क्या ये नहीं है कि दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इजंट इट। वही मतलब है ना, एक ही नेचर रख रहा है, मतलब ये स्ट्रिक्ट तरीके से डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्ट तरीके से इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ इनइक्वालिटी में जो है इक्वल साइन नहीं आ रही है, करेक्ट है ना, यही बात समझ में आ रही है आपको। तो बस ये ध्यान रखो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस बताने वाली हूँ आपको। जब आप डिफ्रेंसिएशन करने वाले हो तो वहाँ पे जो इक्वल साइन लगाते थे और नहीं इक्वल साइन लगाते थे तब क्या डिफरेंस होता है, आज उसके आप असली मीनिंग समझोगे, ठीक है। तो यहाँ देखो,
ये बात तो हमें क्लियर होगी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भाई सिर्फ इंक्रीज करेगा या तो सिर्फ डिक्रीज करेगा। बट जैसे ही मैं ग्राफ कुछ इस तरीके से बना दूंगी तो आप क्या बोलोगे, यहाँ जो फंक्शन है वो क्या है, इस फंक्शन में हम सीधा सीधा बोल देंगे दिस इज नॉट मोनोटोनिक, isn't it? बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक तो भाई नेचर में इंक्रीज आया था, बट उसके बाद नेचर क्या दिख रहा है, कांस्टेंट शो कर रहा है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो नॉट मोनोटोनिक है, isn't it? हमने अभी अच्छे से अच्छे समझ लिया है इस बात को, तो दिस इज नॉट मोनोटोनिक, करेक्ट। बट ये फंक्शन क्या इंक्रीजिंग नहीं है ना। दैट मीन्स यहाँ पे हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ना बोल के सिर्फ क्या बोलेंगे, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली अगर मैं ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके का भी बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, उसके बाद कांस्टेंट है, बट फिर भी ये डिक्रीज तो नहीं कर रहा ना। दैट मीन्स ये भी अपना इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब भी अपने पास फंक्शन में दो नेचर होते हैं तो हम उसे कहीं भी ये नहीं बोल सकते कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर इस तरह का इसने ग्राफ रखा हुआ है तो इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, या तो फिर हम इसके लिए नाम दे सकते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। आर यू गेटिंग दिस? देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है फिर कांस्टेंट आ जा रहा है, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है फिर कांस्टेंट आ जा रहा है। हो सके तो मैं ऐसा भी ले सकती हूँ कि पहले कांस्टेंट और फिर इंक्रीज किया, बट इसमें भी क्या दिख रहा है, कहीं भी फंक्शन डिक्रीज तो नहीं कर रहा ना। तो ये तीनों ही जो केसेस हमारे बन रहे हैं, इस तरह की कोई भी केस आप उठा लो उसमें फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, या तो हम उसे बोल सकते हैं नॉन डिक्रीजिंग, करेक्ट। अब इसका क्या मतलब होता है, अगर मैं मैथमेटिकली देखना चाहूँ तो इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग यही है कि किसी भी फंक्शन में उठा लो, लेट अस अज्यूम मैंने इस फंक्शन को चूज किया, तो यहाँ पे अगर मैंने या तो लेट अस अज्यूम यहाँ ग्राफ थोड़ा सा बड़ा अच्छा दिख रहा है, तो चलो मैंने यहाँ अगर x1 लिया है और लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ पे x2 लिया है, ठीक है। तो x1 के रिस्पेक्ट में हमें फंक्शन यहाँ क्या मिलेगा, f ऑफ x1, यहाँ क्या मिलेगा, f ऑफ x2, करेक्ट। नाउ यू टेल मी, आपको अच्छे से ग्राफ से दिख रहा है दैट x1 इज लेस देन x2, दिख रहा है ना, यस। ना अगर मैं आपसे पूछूं कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में रिलेशन बताओ, तो आपको क्या दिख रहा है, अगर आप ग्राफ देख पा रहे हो तो क्या समझ पा रहे हो कि ऑफ कोर्स f ऑफ x1 जो है वो तो नीचे ही है ना f ऑफ x2 से, राइट। दैट मीन्स ये तो छोटा ही है, दैट मीन्स सेम रिलेशन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, राइट। सेम रिलेशन हम यहाँ पे भी अज्यूम कर ले रहे हैं, मतलब एक्चुअल में हम देख पा रहे हैं कि यही है रिलेशन। तो जब भी कुछ ऐसा नेचर होता है हमारे पास, दैट मीन्स फंक्शन को अगर हम मैथमेटिकली इस तरह से शो करते हैं तो डायरेक्टली वी कैन से दैट द फंक्शन इज नथिंग बट इंक्रीजिंग फंक्शन या तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। गॉट इट? अंडरस्टूड द आइडिया? क्लियर हो रही है बात यहाँ पे? यस। अब यहाँ ध्यान रखना, अगर मैं इसी ग्राफ में इस जगह पे पहुंच जाऊं और यहाँ पे मैंने लेट अस अज्यूम x1 x2 ले लिया होता, तो यहाँ पे आपको क्या दिखता कि f ऑफ x1 की जो वैल्यू है अगर मैं यहाँ पे ले रही होती f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2, तो इस केस में हमें क्या दिखता कि x1 x2 पे वैल्यू जो है वो इक्वल है आपस में, isn't it? दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इक्वालिटी साइन लगा दूं, किसी भी केस में x1 जो है वो x2 के बराबर तो नहीं है, दिख रहा है ना, कहीं भी बराबर नहीं है, हमारे पास वैल्यूज डिफरेंट ही है। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू मिल रही है हमें एक्स एक्सिस में वो छोटी वैल्यू है, तो ये तो रिलेशन ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी ऐसी रहेगी, बट उसके रेस्पेक्ट में हमें जो फंक्शन में इनइक्वालिटी मिल रही है वहाँ क्या दिख रहा है, इक्वल साइन भी दिख रहा है। इसका मतलब जब भी हम इक्वल साइन लगा देते हैं इस केस में, तो फंक्शन क्या हो जाता है, अपना फंक्शन को हम बोल सकते हैं दैट इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन या तो फिर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली अगर मैं उल्टा केस लूँ कि फंक्शन में जो है ना वैल्यू कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा हमारा नेचर, यहाँ पे फंक्शन का नेचर दिख रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद कांस्टेंट आ गया है। अब लेट अस अज्यूम यहीं पे मैं कहीं पे दो पॉइंट ले रही हूँ x1 एंड x2, तो सेम वे में आप यहाँ क्या देख पा रहे हो, इस जगह पे आप सबको दिख रहा है कि x1 जो है वो लेस देन x2 तो है, जो कि हमेशा केस रहेगा। बट इस केस में f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में अगर मैं रिलेशन देखने को आपको बोलूँ तो व्हाट यू कैन से, f ऑफ x1 तो भाई ऊपर बैठा हुआ था और जो f ऑफ x2 है वो नीचे बैठा हुआ है। इसका मतलब ऑफ कोर्स f ऑफ x1 जो है वो बड़ा है, राइट। दैट मीन्स यहाँ इनइक्वालिटी हमारी रिवर्स हो गई है, रिवर्स हो गई है। दैट मीन्स फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फॉर्म है। बस यही अगर मैं पॉइंट्स ये दोनों ले लेती x1 और x2 लेट अस अज्यूम, तो ये इस जगह पे हमें क्या दिख रहा है, दैट फंक्शन की जो वैल्यूज है वो सेम है। दैट मीन्स इन दिस केस यहाँ पे भी हमें इनइक्वालिटी लगा के साथ, दैट मीन्स इस स्ट्रिक के साथ हमें क्या लगानी पड़ती, स्लैक इनइक्वालिटी, दैट मीन्स इक्वल साइन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट दिस फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हो या तो फिर नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है बात?
अंडरस्टूड द पॉइंट? यस। अब देखो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, जब हम बोलते हैं ना किसी भी फंक्शन के बारे में, आपने देखा ही होगा वर्ड स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट? तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हम ग्राफ में और सिर्फ इस फॉर्मूले से चेक कर रहे हैं x1 लेस देन x2, इस फॉर्म में अगर हम दिखा रहे हैं, अगर फंक्शन को इस तरह से चेक किया जाता है तो यहाँ पे जब भी अपने पास f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 आता है तो हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। गॉट इट? इस पे हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। ध्यान रखना जब मैं डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगी कि क्या वहां पे हमें स्ट्रिक्ट रखना है या इक्वल लगा सकते हैं। क्लियर? ये एकदम नोटिस करके रख लो, राइट? बट ध्यान देना कि जब भी हम इस तरह से चेक करते हैं, फंक्शन को ग्राफ के फॉर्म में चेक कर रहे हैं या तो फंक्शन में वैल्यू पुट करके देखेंगे बिना डिफरेंशिएशन के, अगर हमें चेक करना है, सो स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन का जो डेफिनेशन है वहां पे यही होगा कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी। यहाँ पे कोई भी स्लैक इनइक्वालिटी हम यूज नहीं करेंगे, इक्वल साइन नहीं दे सकते हैं, बिकॉज यू कैन सी कि नेचर सिर्फ एक जैसा होना चाहिए। बट जैसे ही हम यहाँ पे इस केस में देख रहे हो इक्वल साइन हमने लगाया तो ये क्या हो गया, फंक्शन अपना यहाँ पे इंक्रीजिंग शो करेगा, ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि अगर मुझे फंक्शन में बोलना है कि अगर x1 इज लेस देन x2 है, तो इस केस में अगर हमारे पास नेचर आता है ग्राफ का f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, तो ऑफकोर्स हम यहाँ क्या बोलेंगे, दैट द फंक्शन इज नथिंग बट, टेल मी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। दैट मीन्स यहाँ इक्वल साइन नहीं आएगा, स्ट्रिक्ट के लिए स्ट्रिक्ट हमारे पास इनइक्वालिटी होगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बट वही जैसे ही हमने इक्वल साइन लगा दिया तो ये फंक्शन क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो चलो इन कॉन्सेप्ट को अगर समझ चुके हो तो जल्दी से इसको कंक्लूड कर लेते हैं और एक जगह इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ठीक है? क्या है हमारे पास चीजें यहाँ पे, जल्दी से ध्यान से देखो। जब भी हमने कोई भी इंटरवल लेट अस अज्यूम ले लिया है यहाँ पे अपने डोमेन में, जिसमें फंक्शन अपना डिफाइंड है, ठीक है, रियल तरीके से डिफाइंड है, तो इस डोमेन में से एक इंटरवल पकड़ लिया अगर लेट अस अज्यूम i, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कहलाएगा इंक्रीजिंग। कब? उस इंटरवल में जबकि ये तो आपको पता ही कि हमेशा हमें x1 लेस देन x2 लेना है, राइट? नंबर हम उसी तरह से रिप्लॉट कर रहे हैं। तो जब भी अपने पास ये केसेस आती है तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीजिंग तब होगा फंक्शन जबकि यहाँ पे हमारे पास आएगी स्लैक इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू। दोनों ही केस में, इक्वल के केस में भी और हमारे पास लेस देन के केस में भी, फंक्शन इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग फंक्शन। दैट्स ऑल। या तो फिर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, दोनों ही बोल सकते हो। अंडरस्टूड? बट इस केस में मोनोटोनिक हम नहीं बोलेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यस। तो ये फंडा यहाँ पे क्लियर हुआ। अब उसी तरह से हम बात करेंगे कि लेट अस अज्यूम हमारे पास जो फंक्शन के लिए हम डिक्रीजिंग चेक कर रहे हैं, तो ये तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी, दैट मीन्स x1 इज लेस देन x2। बट इस केस में अगर डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स नॉन इंक्रीजिंग की, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, दैट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ध्यान देना यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मीन्स स्लैक इनइक्वालिटी मिली है हमें। क्लियर? डन। चलो अब इसी के बारे में, इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब इसी पॉइंट को मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का अगर नाम दे दूं तो क्या मिलेगा हमारे पास, कभी भी हम यहाँ इक्वल साइन नहीं लगाएंगे, दैट मीन्स f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 बोलेंगे। क्लियर है ये फंडा? जबकि हमारे पास ये इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। डन। सिमिलरली अगर मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगी, x1 लेस देन x2 के लिए f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 हो जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्लियर? ये सारी बातें तो अच्छे से आपको समझ में आ चुकी है। अब यहीं अगर मैं बात कर लूँ किसी कांस्टेंट फंक्शन की, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन, जो कि क्या है, एक मोनोटोनिक फंक्शन है। समझ रहे हो बात को? ये भी मोनोटोनिक है, ये भी मोनोटोनिक है, ये भी मोनोटोनिक है। दैट मीन्स ये जो तीनों फंक्शन है, यहाँ मैं स्टार मार्क में अगर लिख दूं तो ये जो तीनों ही फंक्शन है, तीनों को ही मैं बोल सकती हूँ दैट दे आर मोनोटोनिक फंक्शन। आर यू गेटिंग दिस? अपने आप को रिवर्स फॉर्म में जा के ना चेक कर लिया करो कि जो हमने पढ़ा है क्या वो यहाँ कोरिलेट कर पा रहे हैं, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। डन। तो यहाँ से ये तीनों तो हमारे क्या हो गए, मोनोटोनिक फंक्शन। अब जो मैं कांस्टेंट पे आ रही थी बात, वहां पे कर रही थी, उसका क्या मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन को बोला कि इस तरह से नेचर है, दैट मीन्स x1 ले लो, x2 ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो, आपके पास आपको वैल्यू क्या मिल रही है, हर जगह एक कांस्टेंट वैल्यू c मिल रही है फंक्शन की, है ना? तो इस कांस्टेंट फंक्शन में हमें क्या दिख रहा है, क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है? नहीं। क्या ये डिक्रीजिंग फंक्शन है? नहीं। ये तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। तो इसलिए हम कॉन्स्टेंट फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग।
क्लियर। तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग के अंदर अपना एक कांस्टेंट फंक्शन तो फॉल करता ही है, साथ ही साथ कुछ और तरीके के फंक्शन फॉल करते हैं जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे आगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, ठीक है। तो अभी बस पूरा का पूरा हमारा फोकस होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हमने ये समझ लिया कि अगर पॉइंट चेक करना है तो वी हैव दिस रूल, राइट। इस रूल को लगाओ और आप चेक कर सकते हो कि फंक्शन अपना इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर। तो अब इसी सारे फंडे को चलो देखते हैं इन कैलकुलस। तो अब कैलकुलस का नाम लिया है, इसका मतलब हमें यहाँ डिफरेंशिएशन को लाना होगा, इजंट इट। तो चलो देखते हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन को यूज करके हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में अच्छे से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर कि जिन बच्चों ने अच्छे से रेट एंड चेंज समझा होगा उसको ये आइडिया बहुत जल्दी आ जाएगा कि हम यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करने वाले हैं, करेक्ट, और उसका साइन चेक करने वाले हैं। पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से हम उसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोलेंगे, राइट। अब क्यों बोलते हैं उसके बारे में चलो बात करते हैं। अगर मान लो कि कोई भी फंक्शन अपने पास f(x) है और उसको मैंने ना कुछ इस तरह से प्लॉट कर दिया, तो ये सबको दिख ही रहा है कि भाई ये क्या है, अपना इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। चलो अब मैंने यहाँ क्या किया है, आपको पता चल ही रहा होगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर ध्यान दो तो इसका जो रेट ऑफ चेंज है जो हमने पढ़ा हुआ है, रेट ऑफ चेंज क्या है, वो विथ रेस्पेक्ट टू, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस में जो हम बढ़ रहे हैं उसका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या नेचर है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग है। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज यहाँ पे पॉजिटिव है, और रेट ऑफ चेंज होता क्या है, नथिंग बस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट, यही होता है ना। अब कैसे, यहाँ देखना जरा, अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है तो यू नो द बेसिक रूल, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे f(x) प्लस h माइनस f(x) है ना। याद ये तो सिंपल सा था, बहुत पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में ही पढ़ लिया है आपने। और यहाँ हम वही करते हैं, x प्लस h माइनस x करते हैं तो हमारे पास h आ जाता है, राइट, ये तो सबको पता है अच्छे से। अब इसको अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँ तो सोचो कि अगर ये पॉइंट मैंने x लिया है तो ऑफ कोर्स ये वाला जो पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, f(x). दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे x प्लस h दिखाया है, दैट मीन्स अगर मान लो कि ये जो स्मॉल ड्यूरेशन है ये है अपना स्मॉल h, तो ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट है क्या होगा, x प्लस h होगा। ऑफ कोर्स हमें यहाँ जो h लेना है वो टेंडिंग्स टू 0 लेना है, इसका मतलब बहुत ही स्मॉल होगा, बट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दिखे इसलिए मैंने इतना दिखाया है, राइट, यही मतलब है ना, राइट, ओके। तो यहाँ पे जो h है वो टेंडिंग टू 0 है, बट फिर भी कोई ना कोई तो पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, राइट, ये समझ में आ रही है ना बात। यस, इसका मतलब अगर मैं इस h के बारे में आपसे पूछूं कि क्या ये ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या बोलोगे, हाँ बिल्कुल है, पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव तो हम नहीं ले रहे। यस, आप मुझे बताओ कि इस x प्लस h पे अगर मैं फंक्शन की वैल्यू आपसे पूछूं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, आराम से आप बोलोगे दिस इज नथिंग बट f(x) प्लस h, बोलोगे ना। यस, अब टेल मी कि अगर ये फंक्शन अपना इंक्रीजिंग है तो इस ग्राफ में आसानी से हमें क्या दिख रहा है कि f(x) प्लस h जो है वो f(x) से बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब अगर इन दोनों में मैं डिफरेंस लूंगी कुछ इस तरीके से, जहाँ पे f(x) प्लस h माइनस हमने f(x) किया है, तो क्या ये डिफरेंस वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं दिख रही, बिल्कुल दिख रही है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर हमारा न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो क्या ये पूरा f(x) हमारा पॉजिटिव नहीं होगा, होगा ना। इसका मतलब जब भी हमारा f(x) ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से आराम से हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि अपने पास फंक्शन का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है, करेक्ट है कि नहीं, है ना, बिल्कुल सही, राइट। अब देखो, अब इसी केस में अगर मैंने यहाँ फंक्शन का नेचर जो इस तरह से दिखाया था, अब थोड़ी देर के लिए मैंने कांस्टेंट भी दिखा दिया है, ठीक है ना। तो अब अगर ये जो पॉइंट अभी x1 यहाँ अपने x और x प्लस h यहाँ लिया था, अब इस x और x प्लस h को लेट अस अज्यूम मैं इन दोनों पॉइंट पे आपको शिफ्ट करने को बोल रही हूँ, तो ये x हो गया और ये x प्लस h हो गया, राइट। अब इन दिस केस ये जो ड्यूरेशन है अपना h है जो कि टेंडिंग्स टू 0 है, ये सब कुछ एज इट इज रहेगा। बट इन दिस केस अपना जो f(x) प्लस h दिख रहा है और f(x) दिख रहा है, इनमें क्या रिलेशन है, ऑफ कोर्स आप बोलोगे कांस्टेंट है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। अब जैसे ही दोनों मैंने इक्वल बोल दिया तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे f(x) जो होगा, ऐसे भी आपको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। और अगर मैं उस फॉर्मूले से भी देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे f(x) प्लस h माइनस f(x) कर रहे हैं हम और डिवाइडेड बाय h हो रहा है, तो h तो अपना भाई ग्रेटर देन 0 है, बट ये जो पूरा का पूरा टर्म है यहाँ से वो हमें क्या बता रहा है, दैट दिस इज नथिंग बट 0, जबकि इक्वल है तो 0 बाय एनीथिंग पॉजिटिव इज व्हाट, नथिंग बट 0 ओनली। दैट मीन्स यहाँ पे हमें f(x) की वैल्यू क्या दिख रही है, 0,
इसका मतलब दैट मीन्स जब कभी भी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखो ये भी इंक्रीजिंग है, इनफैक्ट इसको तो आप क्या बोलोगे, दैट दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, बोलोगे ना, यस। अब ये क्या फंक्शन है, ये है अपना सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे बिकॉज एक मोनोटोन नहीं है, दैट मीन्स मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं है ये, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन हम इसका नाम दे सकते हैं, फंक्शन को देख के, ग्राफ को देख के, राइट। बट यहाँ से हमें क्या दिखा कि हम अगर f डैश x के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे क्या स्ट्रिक्टली के लिए सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखना होगा, या मैं लिख सकती हूँ यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ माई क्वेश्चन इज दिस वन, जहाँ मैंने आपको बोला था ना कि जब भी हम बात करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन की इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तब मैं वो पॉइंट आपके पास लाने वाली हूँ कि क्या हमें स्ट्रिक्ट के लिए सिर्फ ग्रेटर देन अलाउड है या इक्वल टू भी अलाउड होगा। अब टेल मी, आप बोलोगे इस केस में तो हमें यही दिख रहा है कि भाई ग्रेटर देन ही अलाउ होगा स्ट्रिक्टली के लिए, और यहाँ पे क्या है अपने पास, अगर फंक्शन को मैं इस तरह से देख पा रही हूँ, इसका मतलब जब इंक्रीजिंग है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है बोलोगे, या तो बोलोगे नॉन डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन के लिए इक्वल टू भी अलाउड होगा, राइट, यही बोल सकते हो यहाँ पे, है ना। तो दैट मीन्स इन दोनों को मर्ज करके हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है, राइट। अब थोड़े देर के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ चेक करने के लिए, चेक करना ज़रा। लेट अस अज्यूम gx रखते हैं, बहुत हो गया fx। अब gx इक्वल्स टू, अगर मैंने सोचो कि x क्यूब बोला, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ग्राफ बना सकते हो अगर आपको आता है तो, और आप ग्राफ बनाओगे तो यही दिख रहा है। अब मुझे बताओ ये जो पॉइंट है 0, अब यहाँ देखो इस ग्राफ का नेचर क्या दिख रहा है, थ्रू आउट इट इज व्हाट, इंक्रीजिंग ओनली, इजंट इट। x की कोई सी भी वैल्यू रख दो, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, फंक्शन का जो नेचर है वो इंक्रीजिंग ही दिख रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इसके बारे में पूछूं कि क्या ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है, क्या ये फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, यस इट इज, इजंट इट। ग्राफ देख के वैल्यूज भी अगर हम पुट करें तो हमें क्या दिख रहा है कि हर एक पॉइंट के लिए कहीं पे भी हमारे पास, ध्यान देना यहाँ पे किसी भी पॉइंट के लिए हमें ऐसा कभी नहीं मिलने वाला कि x1 अगर हमने x2 से लेस देन लिया है तो हर एक केस में यहाँ पे f ऑफ x1 जो है वो लेस देन f ऑफ x2 ही मिलेगा, कहीं पे इक्वल साइन नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप आसानी से बोल सकते हो कि यस दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, isn't it? एंड इसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो है ही, और ये भी बोल सकते हो दैट दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब ही हो गया कि मोनोटोनिक फंक्शन भी है, साथ ही साथ नेचर इज इंक्रीजिंग, करेक्ट। बट नाउ टेल मी कि अगर मैं इस फंक्शन के बारे में पूछूं कि अगर डिफरेंशिएशन में मुझे चेक करना है, ठीक है, अगर मुझे डिफरेंशिएशन के थ्रू ही चेक करना है, तो क्या मैं इस केस में भी ऐसा बोल सकती हूँ दैट f डैश x इज ओनली ग्रेटर देन 0? नाउ टेल मी, दिस इज माई क्वेश्चन, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ, या क्या मैं इस जगह पे इक्वल साइन भी लगा सकती हूँ? तो ध्यान से देखना यहाँ, अगर मैंने इस केस में आपको इस तरह से पूछा है, तो अगर मैं यहाँ f डैश x की वैल्यू निकालने के लिए बोलूँ तो क्या मिल रहा है, यू ऑल कैन से दैट दिस इज नथिंग बट 3x स्क्वायर। अब हमारे पास जो डोमेन है उसमें तो सारे रियल नंबर है, दैट मीन्स दिस 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड ओवर हियर। अगर ये 0 भी इंक्लूड हुआ है तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि अगर मैंने यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये 0 वैल्यू भी देगा, राइट, दे रहा है ना। दैट मीन्स यहाँ पे और एक्स स्क्वायर यू ऑल नो कि दिस इज व्हाट, ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू और 0 और नॉट, यस इट इज। दैट मीन्स क्या मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0? तो फिर ये दोनों रिलेशन में क्या पंगा है? हमने अभी बोला था कि भाई हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम सिर्फ ग्रेटर देन 0 ले सकते हैं, बट मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था, आपने बोला है, आपने सोचा है। बट यहाँ देखो, हमने यहाँ इक्वल टू 0 भी लगाया तो अलाउ हो गया, राइट, हुआ ना। अब इसी को थोड़ा सा और देखते हैं कि अगर लेट अस अज्यूम मैंने जो ग्राफ लिया है ना वो कुछ इस तरीके का है। अब मुझे बताओ, ये स्मूथ है, कहीं पे भी शार्प मत समझ लेना, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये फंक्शन क्या है। अगर मैं इसके बाद में पूछूं कि क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स क्या ये हमारे पास फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सबका जवाब क्या होगा, आई एम श्योर नहीं। वाई? बिकॉज दो नेचर है, पहले तो इंक्रीज किया फिर कॉन्स्टेंट हो गया है, राइट। तो इस केस में लेकिन अगर मैं फंक्शन में देख रही हूँ तो हमारे पास जो f डैश x है वो हर पॉइंट के लिए जो भी हमने डोमेन में लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो फिर यहाँ पे हम क्यों नहीं बोलेंगे दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? बिकॉज ये ध्यान रखना कि जब भी हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में बात करते हैं तो 0 कैन बी अलाउड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जबकि हमारे पास
कुछ एक मिनिमम डिस्क्रीट पॉइंट्स मिलेंगे। दैट मीन्स कुछ एक ही पॉइंट्स के लिए हम इसको अलाउ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, ये कंटिन्यूएशन में एक पॉइंट हमें मिला जहाँ पे f' की वैल्यू 0 है, बट इस जगह पे क्या दिख रहा है, इस जगह में हमारे पास दिख रहा है कि अगर हम इस पूरे के पूरे इंटरवल के बारे में बात करें तो इस पूरे ही इंटरवल में f' की वैल्यू 0 है। आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स जब भी हम इंटरवल्स को डील करेंगे तो उस केस में हमें यहाँ पे 0 अलाउ नहीं करना पड़ेगा फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बट फिर भी अगर हम किस पॉइंट के लिए, बस डिस्क्रीट पॉइंट के लिए हम देख रहे हैं कि वो 0 वैल्यू आ जा रही है, तो वहाँ वी कैन अलाउ फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है फंडा? बाद में बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से कि कैसे हम यहाँ पे चूज करते हैं? यस तो ये सारा कुछ अगर समझ चुके हो तो चलो जल्दी से हम फटाफट से इसको कंक्लूड कर ले। दैट मीन्स जब भी अपने पास कोई भी फंक्शन है कंटिन्यूस मान लो, और वो हमने लिया हुआ है इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है। अब वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल है, तभी हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाएंगे, है ना। तो अगर डिफरेंशिएबल है, आपको पता ही है, ओपन इंटरवल में हम लेते हैं ए बी में, राइट। अब ध्यान देना कि हमने फंक्शन को क्या डिफाइन किया है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब वो स्ट्रिक्टली भी हो सकता है या सिर्फ इंक्रीजिंग भी हो सकता है इस पर्टिकुलर इंटरवल में, जब हम बात करते हैं f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन द ओपन इंटरवल। गॉट इट? अब यहाँ बस एक बात ध्यान में रखना, जो मैंने अभी अभी बताया है उसके लिए x³ वाला हमेशा आप दिमाग में रख लो एग्जाम्पल। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रही है बात कि इफ f' is equal to 0 for only few discrete points, then it can be greater than equal to, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ इक्वल टू की बात कर रही हूँ तो यहाँ से यही समझ लो कि अगर इक्वल टू आ रहा है then it can be assumed as strictly increasing function। that is हम इस केस में f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में भी फंक्शन को बोल सकते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बट बशर्ते क्या होना चाहिए, आपको सिर्फ स्ट्रिक्ट, हमारे पास एकदम स्ट्रिक्टली हम ये चेक कर लेंगे कि सिर्फ वो किसी किसी पॉइंट पे ही हो रहा है। बट जैसे ही वो किसी एक इंटरवल के लिए हो रहा है अपना 0 f', दैट मीन्स वहाँ हम अलाउ नहीं कर सकते दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। गॉट इट? तो मैं वो भी बात लिख देती हूँ यहाँ, बट इफ f' is equal to 0 for certain interval, ठीक है। अगर इंटरवल में ऐसी बात हो रही है then what we can say, then f' greater than equal to 0 will not say that the function is your strictly increasing function। गॉट इट? तो ये बात एकदम पल्ले बांध लो, ध्यान में रख लो, एकदम दिमाग में फिक्स कर लो, चिपका लो ये बात कि जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि सीधे सीधे बोलोगे इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली नहीं है। जैसे ये बात ध्यान में आए तुरंत से x³ का ग्राफ बना के सोच लो भाई कि अगर हमने फंक्शन को x³ रखा था तो ये केस तो हमारे पास नहीं आ रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे f' की वैल्यू 3x² आई थी, जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दोनों ही हो रही है। दैट मीन्स इसलिए सर्टेन किसी किसी एक पॉइंट पे, डिस्क्रीट पॉइंट पे हम अलाउ कर सकते हैं, बट यही अगर हमने किसी इंटरवल के लिए ले लिया है तो वहाँ पे हम अलाउ नहीं करेंगे। गॉट इट? क्लियर हुआ फंडा? तो सेम कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं डिक्रीजिंग के लिए भी। डिक्रीजिंग में भी ऐसे ही फंडा आप समझ लो, राइट। यहीं पे अगर मैं माइनस x³ लेंगे तो सेम तरीके से हो जाएगा ये, राइट, है ना। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे भी जब मैं डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रही हूँ तो हमें f' की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 लेनी है ओपन इंटरवल में। यहाँ पे भी उसी तरह से अगर किसी एक पॉइंट पे हमारे पास इक्वल टू 0 आ रहा है then we can allow for strictly decreasing, otherwise if it is coming for certain interval तो हम अलाउ नहीं कर सकते। डन? अंडरस्टूड? क्लियर द फंडा? अब सेम तरीके से आपको पता है कि अगर कांस्टेंट है दैट मीन्स हम किसी भी पॉइंट पे यहाँ अगर डेरिवेटिव निकाले तो फंक्शन का क्या होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो 0 ही आएगा, करेक्ट है ना। यहाँ पे बस 0 ही हमें मिलता है। तो इसी तरह से हम यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज़ करके किसी भी फंक्शन के नेचर के बारे में बता सकते हैं और उसके इंटरवल के बारे में भी बता सकते हैं। तो चलो अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ इंटरवल्स पे कि कैसे हम यहाँ पे इंटरवल्स निकालने वाले हैं। तो चलो फाइंड करते हैं इंटरवल्स और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं आपके जेईई मेंस में, ठीक है। और एडवांस में थोड़े से उसके ऊपर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपके थोड़े से और भी जो है ना मतलब चेक किए जाते हैं
कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर है फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो चलो देखें, सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, अगर जब भी हमें किसी भी फंक्शन गिवन होगा और उसमें हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि आपको इंटरवल्स फाइंड करना है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। दैट मीन्स कोई भी अगर हमारे पास y इक्वल्स टू फंक्शन गिवन है f ऑफ x, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, दैट हम यहाँ से y डैश निकाल लेंगे, दैट इज हम यहाँ से f डैश x निकाल लेंगे, ठीक है, इसी फंक्शन के लिए। तो हमने जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद जो भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आती है वैल्यू यहाँ, उन सब को आप ट्राई करना कि उसको फैक्टराइज करके लिख लें। दैट मीन्स फैक्टर के फॉर्म में लिख ले। दैट मीन्स ट्राई करेंगे कि ये x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है, इंटू समथिंग समथिंग वगैरह वगैरह कुछ इस तरीके का आ जाए। दैट मीन्स कुल मिला के हमारा फंडा ये रहेगा कि सो दैट हम इसके रूट्स निकाल पाए, ठीक है। ओके तो हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर देंगे सो दैट हम इसका रूट निकाल पाए। रूट का मतलब ही क्या होता है, दैट मीन जब भी हम इसको इक्वेट करें जीरो के, तो हमारे पास क्या आ जाए भाई, वहाँ पे हमारे पास उसकी वैल्यूज आ जाए कि किस पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, राइट। अब इसका क्या फंडा होता है, ज्योमेट्रिकली समझो यहाँ पे कि हमने क्या किया है, इंटरवल्स के बारे में बात किया है, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। दैट मीन्स अगर तो हमारे पास सिर्फ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता तो हम इंटरवल की बात नहीं करते, राइट। हमें पता है कि इसके अंदर थ्रू आउट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट यही अगर फंक्शन में हमारे पास उतार चढ़ाव आ जाए, ठीक है, कुछ इस तरह का नेचर बन जाए फंक्शन में हमारे पास, राइट, ये इस तरह से आके नीचे भी जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास जब बन रहा है, तो इस केस में हमें क्या दिख रहा है कि फंक्शन में कभी ये फंक्शन तो इंक्रीज कर रहा है, कभी ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फिर से फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, राइट। दैट मीन्स भाई फंक्शन यहाँ पे एकदम शो ही नहीं कर रहा है एक जैसा नेचर, तो हम पहले बोल देंगे मोनोटोनिक तो नहीं है, बट हाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमेशा हमेशा दिखा रहा है, ये चेंज करता है कुछ कुछ जगहों के बाद। अब यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ग्राफ का नेचर, वो क्या दिख रहा है कि पहले तो इंक्रीज किया, अब एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आया और उसके बाद ये फंक्शन डिक्रीज करना शुरू किया। दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ एक्स एक्सिस में पकड़ूं और लेट अस अज्यूम ये पॉइंट अपना ए है, तो ए के बाद क्या दिख रहा है, फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है कि नहीं, यस। तो यहाँ पे ए के बाद फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। अब जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचे, लेट अस अज्यूम ये बी है, तो फिर से बी से लेके लेट अस अज्यूम ये पॉइंट हमारे पास सी मिल रहा है, तो सी तक फिर से नेचर इंक्रीज कर रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो है इंटरवल, इसमें फंक्शन इंक्रीज किया तो हम यहाँ पे अप एरो दिखा सकते हैं, फिर डिक्रीज किया तो डाउन एरो, फिर से इंक्रीज किया तो अप एरो। अब फिर से हम यहाँ तक अगर पहुँच रहे हैं, इस पॉइंट तक, देख रहे हो इसको एक्स एक्सिस को इसने कट भी कर दिया है, क्रॉस भी किया है, फिर भी जब हम इस पॉइंट पे पहुँच रहे हैं तब तक हमारे पास नेचर क्या है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, और डी से जैसे ही आगे निकले हमारे पास फंक्शन का नेचर फिर से इंक्रीजिंग हो गया, राइट। तो अब इस केस में अगर मैं पूछूं कि इंटरवल क्या होगी इंक्रीजिंग की, तो आसानी से आप बोल सकते हो कि हमारे पास जो भी हमने यहाँ डोमेन में रखा है, दैट मीन्स अगर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वी हैव टू टेक माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से ए के बीच में फंक्शन का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग, फिर से बी से लेके सी के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और फिर से हम बोलेंगे डी से लेके इन्फिनाइट तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। अदरवाइज जो हमारे पास बाकी के इंटरवल्स मिल रहे हैं फंक्शन उसमें डिक्रीजिंग है। तो ये हमें कैसे समझ में आया, ये हमें तब समझ में आया जब फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। और फंक्शन का नेचर चेंज कब होता है, ये अगर आपने रोल्स थ्योरम पढ़ा है, जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है जेईई मेंस के लिए, बट जो बच्चे एडवांस के हैं और जिन्होंने अच्छे से इस सारे कॉन्सेप्ट को समझा है, तो उनको आइडिया लग ही रहा होगा कि जब भी हम अगर यहाँ पे फंक्शन का नेचर जो चेंज हो रहा है वो तब होता है जब अपने पास जो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं और किसी पॉइंट पे हमें वो जीरो मिलता है। दैट मीन जब हम इंक्रीज कर रहे थे तो एक पॉइंट पे पहुंचे और फिर डिक्रीज करना शुरू किए, तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं चेक करूंगी, दैट मीन्स एफ डैश ए के बारे में पूछूंगी, तो कोई भी बच्चा बोल सकता है दिस इज नथिंग बट जीरो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। यस, बिकॉज उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हमारा नेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हुआ है, इंक्रीज से डिक्रीज। तो वो एक मीटिंग पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें जो ग्राफ का दिख रहा है कर्व वो स्मूथ होता हुआ नीचे आ जा रहा है, नेचर ही चेंज कर दे रहा है। सिमिलरली इस पॉइंट बी पे भी अगर मैं एफ डैश निकालूं तो एफ डैश बी की वैल्यू कितनी मिल रही है, जीरो। सिमिलरली ये सारे पॉइंट ध्यान रखना क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में भी अप्लाई होने वाले हैं ये सारे कॉन्सेप्ट, तो इसलिए एकदम अभी से समझ लो, ये चैप्टर कंटिन्यूइंग है तो एकदम ध्यान से समझ लो
अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी मैं अगर बोलूं दैट मीन्स एफ डैश सी की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे भी कोई बोल सकता है कि दिस इज नथिंग बट 0, करेक्ट। अब सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे दैट मीन्स एफ डैश डी पे बोलूं, तो यहाँ पे भी फंक्शन का नेचर जैसे ही चेंज हो रहा है दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गिव यू, यहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ नेचर चेंज होने लग गया वहाँ पे 0 आ जाता है, करेक्ट, राइट, बिकॉज टेंजेंट क्या दिखाता है, स्लोप पैरेलल टू हमारे पास एक्स एक्सिस के, है ना, यही दिख रहा है। अब यहाँ पे ये सारे फंडे को हम क्या बोलेंगे, दैट मीन्स यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हमने अगर एफ डैश एक्स निकाला है, तो अगर हम एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दे, या तो एफ डैश एक्स में हम इस तरह से उसको लिख दे सो दैट हमारे पास रूट क्लियर हो जाए, तो रूट हमें दिख रहा है ना, रूट तभी मिलता है जब हम इक्वेट करते हैं 0 के, करेक्ट, और वो तब आसान हो जाता है जब हम उसको फैक्टराइज कर दें, तो इसलिए हमने उसे फैक्टराइज कर देना है सो दैट हमारे पास रूट क्लियर हो जाए। अब जैसे ही हमारे पास रूट क्लियर हुआ, तो अब हमें समझ में आ गया कि रूट क्लियर हुआ है, इसका मतलब नेचर चेंज हुआ है, राइट। तो जहां जहां हमें रूट मिलने वाला है उसके हिसाब से हम यहाँ पे वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर देंगे। तो जिन बच्चों ने मेरा वीडियो देखा हुआ है जो लीनियर इनइक्वालिटी के ऊपर बनाया था, बिल्कुल बिगनिंग में जब स्टार्ट करा था, तो वहाँ पे वेवी कर्व मेथड यूज करके आपने देखा था कि हम किसी भी तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं बल्कि इनइक्वालिटी तो है, isn't it? इंक्रीजिंग का मतलब ग्रेटर देन दिखाना है, डिक्रीजिंग का मतलब लेस देन दिखाना है, तो इनइक्वालिटी होगी ना कुल मिला के, यस। तो यहाँ पे हम वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स बेसिकली कायदे से हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन लेना पड़ता था और नंबर लाइन में हम जितने भी रूट होते थे उसको प्लॉट कर देते थे। लेट अस अज्यूम यहाँ पे ए बी सी और डी जो आए हैं, ऐसे करते थे हम। और आपको अच्छे से पता है कि वेवी कर्व मेथड लगाने पे हमारा जो राइट मोस्ट आता था रूट, उसके राइट मोस्ट साइड में हम दैट मीन्स उसके जस्ट राइट साइड में हम पॉजिटिव साइन आग बन करके लग देते थे, राइट। तो उधर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया कि डी के आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो फंक्शन का नेचर इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स एफ डैश एक्स जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, करेक्ट, ये होता था, याद है ना अच्छे से, यस। और देख भी सकते हो लॉजिक भी बहुत ही सिंपल है उसका। अब उसके बाद अगर तो हमारे पास यहाँ पे जब हमने इस तरह से लिखा हुआ है रूट और हमारे पास पावर में कोई भी इवन नंबर नहीं आता है, यहाँ हालांकि इवन नंबर आया है, लेट अस अज्यूम ये अगर हमने इवन नंबर नहीं लिया होता, बस इसको इस तरह से लिख देते हैं x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी, तो हम क्या करते थे, ऑल्टरनेट साइन दे देते हैं, दैट मीन्स प्लस माइनस प्लस इस तरह से। तो देख लो यहाँ पे भी मैच करके वही आ रहा है ना। पहले क्या हुआ, माइनस डी से ए के बीच में इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही है, फिर ए से बी के बीच में डिक्रीजिंग, बिल्कुल सही है, यहाँ देख सकते हो, फिर बी से सी के बीच में इंक्रीजिंग जो कि हमें यहाँ दिख रहा है, और फिर सी से डी के बीच में फिर से हमें क्या दिख रहा है, डिक्रीजिंग, जो कि यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, और फिर डी से ऊपर जैसे ही बढ़ते हैं तो हमें इंक्रीजिंग दिख रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि क्यों हमने ये स्टेप्स करना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, उसको फैक्टराइज कर दो सो दैट हमारे पास रूट क्लियर हो जाए, और उसके बाद बस वेवी कर्व मेथड लगा दो और फिर आप इंटरवल्स निकाल लो। क्लियर, तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखते हैं क्या करना है हमें। यहाँ पे हमें इंटरवल्स निकालने हैं। देख रहे हो, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, ये फंक्शन गिवन है, इज, पहला पॉइंट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दूसरा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट। यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट अगर हमें इस तरह के क्वेश्चंस दिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके बोर्ड के लेवल में भी, और इनफैक्ट जेईई मेंस के भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे क्लोज और ओपन इंटरवल में ज़्यादा कुछ नहीं डिफरेंस रहेगा। यू हैव टू जस्ट सी, मैं बहुत सारे क्वेश्चन उसके भी दिखाऊंगी। तो ये आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान से देखो बिकॉज बेसिक्स यहीं से क्लियर होने वाले हैं, राइट। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ये समझ लेना कि जिस किसी पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो रही है तो उसे हम अवॉइड कर देंगे, ठीक है, अंडरस्टूड, राइट। और जिस किसी पॉइंट पे हमारे पास 0 नहीं आ रहा है उसी पॉइंट को हम यहाँ पे लेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। डन। चलो तो अब देखते हैं सबसे पहला काम हमें क्या करना है। जो भी फंक्शन है उससे हम यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट मेथड यही था, मतलब जो रूल्स थे उसके पॉइंट्स जो हमने लिखे हुए हैं, तो यहाँ से उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x³ डिवाइड बाई 4 माइनस बस 3x² लिखना है, माइनस 10x हो गया प्लस 24 एंड देन 12 है तो ऑफकोर्स उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डिफरेंशिएशन की, 0। डन। तो यहाँ से देख सकते हो 4 कैंसिल हो गया। तो बेसिकली अगर मैं एफ डैश एक्स को लिखूँ तो दिस इज कमिंग एज x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। अब देखो कि क्या यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया जा सकता है कुछ कॉमन लेके, जनरली हमारा वही फोकस रहता है। तो देखो अगर यहाँ से x कॉमन ले तो नहीं, x² माइनस यहाँ पे 3x, यहाँ तो वो नहीं आ रहा। अगर यहाँ से भी मैं x कॉमन लूँ तो x माइनस 10 यहाँ से नहीं आ रहा, राइट। दैट मीन्स ये इस तरह से फैक्टराइज नहीं हो रहा।
तो जब कुछ आसान तरीके से फैक्टराइज नहीं हो तो हम क्या करते हैं, क्यूबिक। अगर स्क्वायर रहता तब तो कोई टेंशन ही नहीं थी, अब क्यूबिक है तो हम जनरली क्या करते हैं इसके सिचुएशन में कि जो इंटीजर है वैल्यू उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो पहला इंटीजर 1 है, पुट करके देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, दैट मीन्स क्या 0 वैल्यू दे रहा है। तो देख सकते हो 1 क्यूब, तो 1 + 24 यहाँ पे हो जाएगा अपना 25, और यहाँ देखो तो -3 और -10, ना ये नहीं हो रहा। देखते हैं 2 लेके, 2 क्यूब किया तो 8 और 4 यहाँ, दैट मीन्स 32 आ रहा है, और यहाँ से 2 स्क्वायर इज 4, 3 = 12 एंड देन यहाँ पे 20, करेक्ट। ये 32 - 32 का दे रहा है, दैट मीन्स 0 दे रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मैं आंख बंद करके x - 2 लिख सकती हूँ, इसका फैक्टर लिख सकती हूँ, बिल्कुल। अब आपको बस इतना ही काम करना है कि बस यहाँ पे क्या फिल होगा उसको रखना है। तो एक तो बहुत सिंपल बेसिक तरीका जो चलता आ रहा है उसमें क्या करना है, आपको डिवाइड करना है और फिर लिख देना है क्वेश्चन, राइट। बट एज की यू आर जस्ट कमिंग इन जेई लेवल, तो आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, उतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो क्विकली क्या करो, जैसे x - 2 लिखा, यहाँ क्या चाहिए भाई, x³, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x² लिख देंगे। जैसे x² लिखा, देख लो x × x² तो क्या हो जाता है, x³ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब -2 × x² क्या हो जाएगा, -2x², बट चाहिए क्या हमें, -3x²। इसका मतलब अगर मैं -x कर दूँ तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे -x यहाँ से और यहाँ से -2x², यहाँ से देखो -x × x, -x² हो जाएगा और -2x² -3x², डन। बट इस -x की वजह से ये +2x हो गया है और हमें चाहिए क्या था, -10x। इसका मतलब अगर मैं +12 यहाँ पे 12 रख दूंगी तो काम बन जाएगा। जैसे 12x यहाँ से हो जाएगा और नॉट +12, अगर मैं यहाँ -12 रखूँ तब हमारा काम बनेगा, इजंट इट। जैसे -12x यहाँ से और +2x, तो यहाँ पे -10x हो गया ना। और यहाँ पे भी देख लो -12 × 2 24, तो बिल्कुल सही आ रहा है, करेक्ट। दैट मीन्स हमने इसे फैक्टराइज करके लिख दिया। अब ये लिखने के बाद तो आप इसको फैक्टराइज कर ही सकते हो। क्या क्या आ रहा है देखो, यहाँ -1 है, -12 है, दैट मीन्स -4, 3 लिख सकते हैं इसके फैक्टर्स हम उस तरीके से। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से कि दिस इज x - 2 × x - 4 एंड इंटू x + 3 आ रहा है। तो इतने अच्छे से हमने इसे फैक्टराइज कर दिया है। जैसे ही फैक्टराइज किया, क्लियर तो हो ही गया है कि भाई हमारे पास रूट्स क्या क्या हैं, 2, 4 एंड -3, राइट। तो यहाँ इक्वेट करो 0 से या नहीं करो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस वेवी कर्व मेथड लगा देना है। तो जब वेवी कर्व मेथड लगाओगे तो नंबर लाइन पे हमें क्या क्या दिखाना है, जो सबसे पहले दिख रहा है दैट इज -3, तो चलो -3 लिख दिया। फिर 2 है, ओके, तो 2 लिख दिया। फिर 4 है तो 4 लिख दिया। अब आपको पता है ना कि वेवी कर्व मेथड लगा के हम क्या करते हैं, राइट मोस्ट साइड में प्लस, उसके बाद एज की पावर में यहाँ हर जगह ऑड है, दैट इज 1 ही है, तो हम ऑल्टरनेट साइन देंगे, तो प्लस माइनस, राइट। अब माइनस का मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग, माइनस का मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग, प्लस का मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो जहां जहां इंक्रीजिंग है अप एरो दे देते हैं, जहां जहां हमारा डिक्रीजिंग है हम लो एरो दे देते हैं, डन। ये काम करने के बाद अब आपको बस जो इंटरवल लिखना है बता दो मुझे। पहले में था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू टेल मी इंक्रीजिंग, तो एरो देख लो अप वाला, -3 से लेके यहाँ 2 तक, और एस की स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है तो हम क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे 0। वाई, बिकॉज यहाँ पे इन दिस केस जो फंक्शन का नेचर हो रहा है वो कुछ इस तरीके का हो रहा है कि इसी पॉइंट पे, दैट मीन्स -3 पॉइंट पे हमारा नेचर चेंज हो रहा है। दैट मीन्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्राफ। हमारे पास यहाँ क्या दिख रहा था, अगर मैंने ये पर्टिकुलर इंटरवल लिया था तो इस पॉइंट पे पहुँचते के साथ हमारे पास फिर से नेचर चेंज, दैट मीन्स ये पॉइंट इसमें भी इंक्लूड हो जाता है और इसमें भी इंक्लूड हो सकता है, इजंट इट, है ना। तो जब हमारे पास स्ट्रिक्टली बोला जाएगा तो हम ट्राई करेंगे कि इस पॉइंट को अवॉइड कर दें, और इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओपन इंटरवल लिख रहे हैं। सो -3 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और फिर 4 से लेके दैट मीन्स यूनियन 4 to इनफाइनाइट में हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डन। अब सिमिलरली हमारे पास बी में है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, x बिलोंग टू जो भी दिख रहा है डिक्रीजिंग का, सो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, -∞ से -3, ये भी ओपन पे, एंड देन यूनियन हम कहाँ से लेंगे, 2 से लेके 4 के बीच में, डन। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ फंडा। चलो देखिए एक और क्वेश्चन और चलते हैं इस क्वेश्चन में, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या करना है, फाइंड द इंटरवल्स फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। हमें क्या करना है, कौन सा इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग जैसे ही लिख दिया गया, ध्यान रखना हम 0 यहाँ अलाउ कर देंगे, ठीक है, डन। चलो तो सबसे पहला काम आपको पता ही है, मेथड वही है, f' x निकाल लो।
ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे रही हूँ बिकॉज आपको यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन में ध्यान देना है, भूलना मत, जो पढ़ते जा रहे हो उसको भूलना नहीं है। सो यहाँ देखो u इंटू वी का फॉर्म लगाना है, ना कि गलती से बहुत सारे बच्चे यहाँ बाय डिफॉल्ट वो अज्यूम कर लेते हैं प्लस साइन और पूरी गलती वहीं से कर देते हैं, राइट। प्लस करोगे तो फिर अलग तरह का डिफ्रेंसिएशन आएगा, बट यहाँ क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो u इंटू वी लगाना है। सो फर्स्ट ये x माइनस 1 का पावर 3 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस होल टर्म, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, डन। अब देखो अंदर क्या है, x माइनस 2 का डिफ्रेंसिएशन इज नथिंग बट 1 ओनली, तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस अब x माइनस 2 को एज इट इज रख लो होल स्क्वायर इंटू, अब इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1, और एज की x माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन इज 1 ओनली, सो नो नीड ऑफ राइटिंग, डन। चलो अब देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हियर यू कैन सी कि x माइनस 1 यहाँ पे भी x माइनस 1 इधर भी है, x माइनस 2 इधर भी है, तो चलो x माइनस 1 और कितना ले सकते हैं, पावर 1 ही है, तो चलो 1 ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ से आप देखो ध्यान से जरा, अच्छा देखो यहाँ पे 3 था तो ये ऑफकोर्स 3 स्क्वायर होगा ना, होगा कि नहीं, x माइनस 1 का होल क्यूब था, x क्यूब का क्या होता है डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, तो दैट्स वाई वहाँ पे स्क्वायर कर दिया। तो अब हमें क्या दिख रहा है, x माइनस 1 स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो ले लिया। अब इनटू और यहाँ क्या ले सकते हैं, x माइनस 2 ही है सिर्फ यहाँ, और यहाँ पे स्क्वायर था, तो बस इतना ही कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ से 2 बचा और x माइनस 1 बचा, लिख दो मल्टीप्लाई करके, तो 2x माइनस 2 लिख सकते हैं। देन यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा और यहाँ से x माइनस 2, दैट मीन्स प्लस 3x माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 6, करेक्ट, ठीक है। सो फाइनली व्हाट वी हैव गॉट, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2, और यहाँ से 2 प्लस 3 इज 5x एंड देन माइनस 6 एंड 2 इज 8, तो 5x माइनस 8। तो देखो फैक्टराइज कर दिया हमने अच्छे से, रूट्स निकल आए हैं। वेवी कर्व मेथड लगा दो, क्या क्या रूट दिख रहा है, एक तो 1 दिख रहा है, दूसरा 2 दिख रहा है, और एक तीसरा क्या दिख रहा है 8/5, तो ऑफकोर्स 8/5 जो है 1 2 के बीच में आएगा, राइट। तो 8/5 लेट अस अज्यूम यहाँ है, 2 लेट अस अज्यूम यहाँ है, ये हमारे पास नंबर लाइन है। क्या करना है, राइट मोस्ट में हम पॉजिटिव लगाते हैं, लगा दो, उसके बाद ऑल्टरनेट साइन, बट ये ध्यान रखना यहाँ पावर में हमें इवन भी दिख रहा है, मोर देन 1 भी दिख रहा है, तो अब हम थोड़ा ध्यान देंगे, 2 के ऊपर क्या पावर कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट हो जाएगा साइन माइनस, 8/5 के ऊपर क्या पावर है नहीं, तो यहाँ पे भी ऑल्टरनेट साइन प्लस। अब यहाँ देखो 1 के ही राइट साइड में हम पहुंच चुके हैं और 1 के ऊपर पावर 2 है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, जैसे ही इवन पावर आता है 2 आए 4 आए कुछ भी, ये मैंने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है वेवी कर्व मेथड के क्लास के अंदर, राइट। तो यहाँ पे जैसे इवन आता है तो हम क्या करेंगे, साइन को एज इट इज रहने देंगे, तो प्लस है तो इसलिए ये प्लस ही हो जाएगा, डन। अब तो आपका काम डन हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, डन। तो अब हमें जो पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या बोला था, यहाँ हम अवॉइड कर देंगे कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आ रहा है, तो हम जिस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है उसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में अवॉइड कर देते हैं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए x बिलोंग्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 8/5 तो है, ध्यान देना 8/5 तो है, बट यहाँ हम -1 भी करेंगे, बट उसके पहले यहाँ दिख रहा है कि यूनियन 2 to इन्फिनिटी लिख सकते हैं, लिख दिया, माइनस हम सिर्फ 1 करेंगे। आइदर आप ऐसे लिखो या तो फिर आप x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 यूनियन 1 to 8/5, हर जगह ध्यान रखना यहाँ हमने ओपन इंटरवल ले रखा है, और 2 से लेके इन्फिनिटी तक, डन, क्लियर। अब दूसरे केस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन बोला गया है, तो डिक्रीजिंग के लिए x बिलोंग्स टू जो भी हमें इंटरवल दिख रहा है वहाँ हम क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं, सो 8/5 एंड देन 2 दोनों पे ही है क्लोज ब्रैकेट, क्लियर, अंडरस्टूड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देखा आपने कि कैसे हम वही मेथड लगा के इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलो अब देखें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन, और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 17, और देख सकते हो ये IIT JEE में आया हुआ है 1999 में, राइट। तो यहाँ क्या है, द फंक्शन fx इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। और आपको बता दूं कि ना सिर्फ 99 के IIT JEE में, बल्कि ये JEE मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, समझ रहे हो आप। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन से ईयर में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर इट, बट ये 17 से लेकर 22 के बीच में भी किसी ईयर में हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सेम, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना है इसको, और देख सकते हो कि जेई के जो बहुत पुराने क्वेश्चन है ना IIT के, वो रिपीट हो रहे हैं इस तरीके से।
तो आप एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट देखना। क्या है यहाँ, पहला काम हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स, चलो निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट कॉस एक्स, लिख दिया, प्लस इसका क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 4 कॉस क्यूब एक्स होगा, चलो 4 कॉस क्यूब एक्स लिख दिया, इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पता ही है कि माइनस साइन एक्स होता है, तो लिख दिया, डन। अब देखो जरा ध्यान से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम साइन एक्स और कॉस एक्स, तो चलो 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया कॉमन। बचा क्या, यहाँ देख सकते हो आप साइन स्क्वायर एक्स बचा तो लिख दिया, और यहाँ माइनस साइन के साथ कॉस स्क्वायर एक्स बचा, है ना। अब ध्यान देना, साइन एक्स कॉस एक्स जब भी साथ में आता है तो 2 चाहिए होता है, ऑलरेडी 2 यहाँ छुपा हुआ है, 2 इंटू 2, राइट। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, तो क्या मैं यहाँ साइन 2x लिख सकती हूँ, यस। तो 2 रह जाएगा और यहाँ बन जाएगा साइन 2x। अब यहाँ देखो माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और आप सबको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो व्हाट वी हैव गॉट, -2 इंटू साइन 2x इंटू cos 2x, करेक्ट। अब फिर से जरा ध्यान देना, 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x, दैट मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या मिलेगा, साइन 2 थीटा, इसका मतलब माइनस एंड यहाँ साइन 4x, राइट। तो हमने क्या देखा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई है माइनस साइन 4x, और यहाँ पूछा क्या गया है कि आपको इंटरवल बताना है जिसमें ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। इसका मतलब हमें यहाँ पे फॉर इंक्रीजिंग व्हाट वी नीड टू डू हियर, हमें एफ डैश एक्स को दिखाना होगा दैट दिस इज नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। इंक्रीजिंग है तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाएंगे, है ना। इसका मतलब एफ डैश एक्स की जगह पे हमारे पास क्या है, माइनस साइन 4x, जो कि क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट, यही होना चाहिए। अब माइनस को आपको पता ही कि इनइक्वालिटी में हम अवॉइड करते हैं, तो माइनस अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 4x। अब पता ही है माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी हो जाती है रिवर्स, तो ये चेंज हो गई। इसका मतलब हमें साइन 4x के लिए लेस देन इक्वल टू 0 लेना है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में जैसे ही पहुंचेंगे तो हमारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी का फंडा हमें हमेशा याद रहता है, यहाँ सारे प्लस, यहाँ साइन प्लस, और यहाँ नेगेटिव होता है साइन अपना। तो एज वी आर टॉकिंग अबाउट साइन, तो साइन के लिए ये प्लस प्लस और यहाँ माइनस माइनस हो गया, करेक्ट है ना। तो हमें साइन 4x चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0। तो लेट अस अज्यूम फॉर थोड़े देर के लिए कि हमने यहाँ जो 4x को है वो थीटा मान लिया। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो ये साइन थीटा क्या दिख रहा है कि यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव है। ये पॉइंट होता है 0 का, या तो 2 पाई बोल लो, ये होता है π/2 का, ये पाई का, और ये 3 π/2 का। दैट मीन्स कायदे से अगर मैं बात करूँ तो साइन थीटा कहाँ नेगेटिव है, 3rd and 4th क्वाड्रेंट में, isn't it? तो 3rd and 4th क्वाड्रेंट में अगर नेगेटिव है अपना, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं दैट 4x की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ लाई करनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई, ओके, एंड लेस देन इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं 2 पाई, isn't it? यही बोलेंगे। सो फ्रॉम हियर बेसिकली x की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/4 और यहाँ से लेस देन इक्वल्स टू π/2, isn't it? तो हमने यहाँ पे वो इंटरवल बता दिया है x के लिए, बिकॉज इंटरवल में हमें हर जगह x दिख रहा है, तो x के लिए हमने वो इंटरवल बता दिया है जिसमें फंक्शन क्या होगा अपना, यहाँ दैट मीन्स ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। क्लियर, अंडरस्टूड। तो अब मैच कर लो कौन सा ऑप्शन है। तो एग्जैक्ट अगर ऑप्शन ना भी हो तो आपको देखना होगा कि क्या कोई ऑप्शन इसका सबसेट हो रहा है। तो एज यू कैन सी कि कहीं पे भी सेम आंसर नहीं है, तो हमें अब सबसेट चेक करना होगा। सो 0 से π/8 हम ले ही नहीं सकते, बिकॉज π/4 से ये स्टार्टिंग वैल्यू ही है। तो π/4 यहाँ स्टार्ट तो होता हुआ दिख रहा है, टिल 3 π/8 बोला गया है, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू हम ले सकते हैं। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ रही है बात कि कैसे हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। यस, तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे यही है आपका आंसर। डन। और ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18, और ये भी आया हुआ है IIT-JEE 2000 में, राइट। तो क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिख रहा है। आई एम श्योर इंटीग्रेशन के वीडियोस आ चुके हैं, दीपक सर ने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ मैं कुछ एक ऐसे रूल के बारे में बताऊंगी और आपको आई एम श्योर आपको पता होगा क्योंकि सर ने आपको बताया हुआ है, तो उसी को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइडिया तो लग ही गया होगा आई एम श्योर जिन बच्चों ने पढ़ रखा है। क्या है यहाँ, लेट f(x) इक्वल्स टू दिस वन, देन f डिक्रीजेज इन द इंटरवल, दैट मीन्स बेसिक्स ऑफ वंडा। भाई हमें यहाँ इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन लेना है। इसका मतलब
करेक्ट। हम एक रूल को बताते हैं यहाँ पे जिसका नाम है लिबनिज़ थ्योरम और लिबनिज़ रूल बोल लो, और वो क्या कहता है, यहाँ पे जब भी हमें कुछ इस तरह के इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन लेना है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम इसे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इसे एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। और वहाँ सिंपल फंडा ये होता है कि जो भी यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ टी में हम यहाँ सबसे पहले जो अपर लिमिट होता है वो फिक्स करते हैं, दैट मीन्स एफ ऑफ एच एक्स लिख देंगे, और फिर जो भी अपर लिमिट है उसका लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, माइनस सिमिलरली जो लोअर लिमिट है उसे हम फिक्स कर देंगे इस टी के जगह पे, तो एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा, और फिर हम जी एक्स का ले लेंगे डिफ्रेंसिएशन। करेक्ट, यही करते हैं ना। तो सेम तरीके से यहाँ पे जो हमें एफ डैश एक्स चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, इस जो फंक्शन है यहाँ पे जो फंक्शन है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत हो जाना, एफ ऑफ एक्स ये है, दैट मीन्स पूरे का पूरा उठा के रख दिया। इस इंटीग्रेशन में जो भी फंक्शन यूज किया गया है, जो कि यहाँ पे ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन में अपर लिमिट पहले फिक्स कर दो, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब हम क्या करेंगे, x का डिफ्रेंसिएशन लेंगे, दैट मीन्स हमारे पास x का डिफ्रेंसिएशन क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वन, सो डायरेक्टली आई कैन राइट हियर वन, इजंट इट, यस। तो यहाँ पे मैंने इंटू वन लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, माइनस, अब इस पूरे के जगह आप जीरो फिक्स करोगे, दैट मीन्स e टू द पावर जीरो इंटू जीरो माइनस वन इंटू जीरो माइनस टू। अब इंटू डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, जीरो का जो कि क्या होता है कांस्टेंट है, दैट मीन्स जीरो ओनली, राइट। दैट मीन्स बेसिकली कुल मिला के ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो गया, जीरो। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो देखो ये आराम से हमारे पास फैक्टर फॉर्म में आ गया है ना, इजंट इट। तो जो फंडा था वो इसी में ऊपर था, दैट मीन्स ये रूल अगर आपको पता है कि कैसे हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं किसी इंटीग्रल टर्म का इस तरह से, तो आसानी से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, अंडरस्टूड। तो हमारे पास देख रहे हो आप कि अगर ये टर्म यहाँ आ चुका है, तो अब इससे ये बात तो अच्छे से क्लियर है सारे बच्चों को कि e टू द पावर x जो है यहाँ, क्या उसके लिए हमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है, नहीं, बिकॉज ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है। आप कोई भी रियल नंबर उठा लो, नेगेटिव में जाओ, पॉजिटिव में जाओ, जीरो पे जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, ये जो टर्म है ना ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इजंट इट। दैट मीन्स e टू द पावर x का ग्राफ इस तरह का होता है, एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इजंट इट। तो जब ये हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, दैट मीन्स इसके लिए तो हमें टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। पॉजिटिव मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो, वो कुछ नहीं नेचर चेंज करता किसी का। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमें वेवी कर्व मेथड लगाना है उसमें हम बस इन्हीं दो फैक्टर पे यहाँ पे फोकस करेंगे। तो कौन कौन से रूट हैं, 1 और 2 लिख दो। अब राइट मोस्ट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, बिकॉज पावर में और कहीं नहीं दिख रहा है इवन नंबर, राइट। अब हमें क्या चाहिए था, डिक्रीजिंग, दैट मीन्स ऑफ कोर्स हम ये वाला इंटरवल चूज करेंगे। अब डिक्रीजिंग इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 से लेके 2 के बीच में, चाहे तो आप क्लोज ब्रैकेट रख लो या तो फिर आप ओपन ब्रैकेट रख लो। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ हमें दिख रहा है 1 से 2 ओपन ब्रैकेट, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका करेक्ट एंड फाइनल आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन सी। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ गई ये बात और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जेईई मेन में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्या है ये, कौन से इंटरवल में, राइट। दैट मीन्स बेसिकली हमें यहाँ इंटरवल बताना है फंक्शन का जिसमें ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करते हैं दैट एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो चलो एफ डैश एक्स निकाले, बट उसके पहले आपको यहाँ दिख रहा है कि फंक्शन को कुछ अच्छे से लिखा जा सकता है, सो दैट हमारे लिए जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो निकालना थोड़ा ईजी हो जाए। दैट मीन्स एक्स इंटू ई टू द पावर जो है यहाँ, उसको अगर मैं ब्रेक कर दूँ तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट, है ना। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डन। तो अब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो जरा, यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्म है, दैट मीन्स u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v आपको पता ही है, सो x इंटू ई टू द पावर, चाहे तो मैं x इंटू 1 माइनस एक्स लिखूँ, दैट मीन्स x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ इसका, आपको पता ही e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x ही होता है, ये हो गया। बट मल्टीप्लाइड बाय इस पूरे का भी डिफ्रेंसिएशन लेना है, दैट मीन्स बेसिकली इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x, तो दिस इज डन। नाउ प्लस अब जो है e टू द पावर x में उसको एज इट इज लिख दो, तो x इंटू 1 माइनस एक्स है, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा, 1, करेक्ट। नाउ इट इज डन, अंडरस्टूड। जहाँ पे मुझे ज़रूरत हुआ मैंने ऐसे लिख लिया, जहाँ मुझे ज़रूरत था मैंने ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया। क्लियर है ना बात। अगर डायरेक्टली रखते तो यहाँ पे फिर u इंटू वी लगाना पड़ता, या यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो हो सकता था कि कुछ प्लस माइनस में गलती कर दो, इसलिए मैंने इसको एक्सपैंड करके इस तरह से लिख दिया था।
ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ जो भी कॉमन हो रहा है लिख लो, तो दिस इज e टू द पावर x इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ से x मिला, x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर, एंड देन यहाँ से 1 मिल रहा है। तो आपको दिख रहा है ना कि माइनस है, तो माइनस क्यों ना मैं कॉमन ले लूँ, तो e टू द पावर x इंटू 1 माइनस एक्स लिख दे सकते हैं, और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। करेक्ट। अब इसको फैक्टराइज ही तो करना है और तो कुछ करना नहीं है। तो इसको अगर फैक्टराइज करें तो क्या मैं इसे e टू द पावर x इंटू 1 माइनस एक्स, और ध्यान दो अगर इसे तो यहाँ पे x प्लस 1 लिख दूँ इंटू 2x माइनस 1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट चेक इट। तो यहाँ से यहाँ पे आई थिंक ये माइनस यहाँ और यहाँ प्लस हमें लिखना होगा, बिकॉज मल्टीप्लाई करके देखो तो माइनस यहाँ पे हो रहा है और प्लस यहाँ पे हमें लिखना होगा, इजंट इट? जस्ट सी, ये देखो माइनस, जब हमने 2x स्क्वायर किया आ गया माइनस 2x, ठीक है, और यहाँ से हमें प्लस x मिलेगा तो यहाँ माइनस x, डन, एंड देन माइनस 1 यहाँ पे। करेक्ट है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, डन। तो हमने इसे से फैक्टर निकाल लिया है इसका। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जब मैंने स्टार्टिंग में बिगनिंग में बेबी कर्व मेथड बताया था तो उसके कुछ रूल्स थे जो बताया था मैंने। क्या था कि जिसको भी हमें चेक करना होता है इनइक्वालिटी में, वहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव ना हो, और हम हमेशा यूनिटी रखने की कोशिश करते हैं, तभी हमें फैक्टर उस तरीके से मिलते हैं, है ना। तो यहाँ हमको क्या पता करना है, यहाँ हमें एग्जैक्ट रूट नहीं निकालना, हम अब इसको मेंटली इतने अच्छे से कर सकते हैं कि हमें ये समझ में आ रहा है कि माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब जो भी हमारे पास इनइक्वालिटी आएगी वो रिवर्स हो जाएगी, और एज की यहाँ 2 मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब कुछ नहीं बल्कि x इक्वल्स टू -1/2 ही है इसका रूट, इजंट इट? यही मतलब है ना, यस। और अब आपको इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ ही गई होगी कि ये e टू द पावर x जो है, जो हमने अभी भी के क्वेश्चन में देखा था 1 माइनस एक्स, दैट मीन्स e टू द पावर कुछ भी आप रखो, इसका जो नेचर होगा ग्राफ का वो ऐसा ही होगा, दैट मीन्स ये फंक्शन हमेशा ही क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। करेक्ट। e टू द पावर आप कुछ भी रख लो, राइट। आपके पास क्या दिख रहा है कि r की किसी भी वैल्यू के लिए, दैट मीन्स x की कोई भी वैल्यू आप r में से ले लो, इसके लिए हमेशा ये ग्रेटर देन 0 ही दे रहा है, दैट मीन्स ये तो कोई डिफरेंस लाने नहीं वाला। यहाँ डिफरेंस आएगा किससे, इस माइनस साइन से, ये यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट उसके पहले हम क्या करेंगे, जो जो रूट है उसको मार्क कर लो, तो दिस इज -1/2 एंड दिस इज 1, राइट। अब आपको पता है कि राइट मोस्ट में हम पॉजिटिव करते हैं, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव करेंगे, बट यहाँ पे जो है ये साइन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस साइन जो है वो यहाँ बैठा है, तो उसको ये मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर देगा, बिकॉज यू नो कि प्लस साइन कोई चेंज नहीं लाता, इसलिए e टू द पावर x इंटू 1 माइनस एक्स कोई चेंज नहीं ला रहा, बट ये माइनस साइन अपने इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देता है। दैट मीन्स जहाँ पे भी पॉजिटिव था अब वो हो गया है नेगेटिव, जहाँ पे नेगेटिव था अब वो हो गया है पॉजिटिव, और जहाँ पॉजिटिव था वो हो गया है नेगेटिव। इसका मतलब इस वाले हमारे पास इंटरवल में फंक्शन होगी डिक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग और यहाँ पे डिक्रीजिंग। तो अब मैच कर लो ना, इंक्रीजिंग इन -1/2 से 1 के बीच में, -1/2 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग बिल्कुल सही बोल रहा है ये, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। देख लो सेकंड ऑप्शन, डिक्रीजिंग इन 1/2 to 2, ये तो खैर ऑप्शन में ही नहीं है। इंक्रीजिंग -1 से लेके 1/2 ये भी नहीं है हमारे पास ऑप्शन में, एंड -1/2 से 1 ये भी नहीं है सही। दैट मीन्स ऑप्शन 1 ही जो है यहाँ, ए ही जो है जो कि अपना करेक्ट आंसर मैच कर रहा है। डन। और इसके साथ ही अपना आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आए हैं, अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।